नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खराब टैरिफ नीति ने अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचाया है? क्या नोबेल शांति पुरस्कार के चक्कर में ट्रंप ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्योंकि अब भारत, रूस और चीन ये तिकड़ी अब एक ऐसा चक्रव्यूह रच रही है कि ट्रंप अब खुद साइडलाइन होते हुए नजर आते हैं। इसी पर आज इंडिया बोल रहा है में होगी बड़ी बहस। तो ट्रंप की खराब नीतियों ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया है। मुनीर के झांसे में आकर भारत से दुश्मनी अब काफी महंगी पड़ रही है। सभी की निगाहें अब भारत पर हैं और इसीलिए अलास्का में पुतिन ट्रंप की बैठक के बाद पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया और महा मुलाकात के दौरान हुई बातचीत की जानकारी साझा की। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने भी पीएम मोदी को फोन किया। वो बखूबी जानते हैं कि रूस के आक्रमण और जो मौजूदा हालात है उसमें भारत ही एक तरह से मदद कर सकता है, अमेरिका नहीं। जो ताज़ा घटनाक्रम वो इतनी तेजी से चेंज हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया का एक बड़ा प्लेयर होगा, ये जरूर कहा जा सकता है। और उसी दिशा में अब चीजें आगे बढ़नी शुरू हो गई हैं। दरअसल देखा जाए तो पूरी दुनिया में ट्रंप एक तरह से अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, वहीं पीएम मोदी सबके लोकप्रिय बनते जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बावजूद रूस ने तेल खरीद पर रियायत देने की बात कही है। यानी भारत और रूस की दोस्ती एक बार फिर से अमेरिका के सामने चट्टान बनकर खड़ी है। वहीं अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ चीन है जो लंबे अरसे बाद एक बार फिर भारत के बेहद करीब आ रहा है। चीन के विदेश मंत्री ने रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश की। हाल ही में उनका जो दौरा है वो काफी चर्चा का विषय रहा और एक के बाद एक कई विवादित मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया गया। साथ ही पीएम मोदी के चीन यात्रा को लेकर काफी उत्सुक भी दिखे। यह पूरा घटनाक्रम ये स्पष्ट साबित करता है कि भारत, रूस, चीन ये तिकड़ी ट्रंप नीति पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ट्रंप की जो हट धर्मी है उसके खिलाफ भारत ने एक तरह से मोहरा चल दिया है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं मैं। उन तस्वीरों के जरिए आप बखूबी समझ पाएंगे कि किस तरह से ट्रंप की घेराबंदी हो रही है। अब आप ये 3 तस्वीरें देखिए। विदेश मंत्री जयशंकर इस दौरे पर, रूस दौरे पर हैं और उन्होंने वहां पर पुतिन के थिंक टैंक से मीटिंग की जिसमें टैरिफ वॉर के खिलाफ रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत और चीन दोनों को अपना अपना सामान अमेरिका में बेचना अब एक तरह से मुश्किल होगा। वैसे में भारत, चीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और बॉर्डर ट्रेड के रास्ते अपने सामान को खपाने का खाका तैयार कर रहे हैं। इन सब के बीच अब पीएम मोदी का एससीओ समिट में जाना भी तय माना जा रहा है और वो 31 अगस्त को जिनपिंग से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये 3 तस्वीरें कई मायनों में महत्वपूर्ण है। रूस में एस जयशंकर, भारत और चीन की दोस्ती एक बार फिर, और चीन पीएम मोदी का जब दौरा होगा, जब चीन जाएंगे पीएम मोदी, तो वो तस्वीर भी एक बहुत बड़ा संदेश देगी। और इसीलिए कहा जा रहा है भारत, रूस और चीन अब वर्ल्ड ऑर्डर का सीन चेंज होने वाला है। अब एक तरह से देखा जाए तो इस दौरान पुतिन भी चीन में होंगे। तीनों महाशक्तियां एक ही मेज पर होंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि यहीं से एक तरह से पूरी दुनिया को एक मैसेज देने की तैयारी होगी। लेकिन उससे पहले रूस ने भारत को दोस्ती का एक बड़ा तोहफा दिया है। रूस की तरफ से भारत को तेल की सप्लाई जारी रखने का दावा किया गया है और कहा जा रहा है कि तेल पर रूस 5% की छूट भी भारत को दे सकता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि राजनीतिक दबाव का तेल सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा साझेदारी बाहरी दबाव के बावजूद जारी रहेगी और ये जो ट्रंप के 25% अतिरिक्त टैक्स है उसके जवाब में राहत देने वाली बात एक तरह से इसे माना जा रहा है। यानी कि कहा जाए कि बहुत महत्वपूर्ण है। टैरिफ से दुनिया में खलबली मची तो चीन, भारत की चिंता बढ़ गई। दोनों अपनी पुरानी रंजिशों को छोड़कर दोस्ती का नया अध्याय लिखने निकल पड़े हैं।
चीन ने इसमें पहल की है और अब सवाल ये उठता है कि भारत, चीन और रूस की तिकड़ी के आगे क्या ट्रंप सरेंडर कर देंगे या फिर अमेरिका को ले डूबेंगे? इंडिया बोल रहा है मैं, इसी पर होगी बड़ी बहस। हमारे साथ में जो तमाम खास मेहमान हैं वो जुड़ रहे हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से एक अलग तस्वीर बनती नजर आती है। जल्दी से खास मेहमानों से आपको मिलवा देती हूँ। रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और आपको बताएं जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक है हमारे साथ में हैं, पूर्व सीईओ एनएसडीसी के जयंत कृष्ण जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और इस समय अमेरिका से डॉक्टर भरत बरई हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो यूएसआईसीएफ के चेयरमैन हैं। आप सभी गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया डेली के इस खास पूरी चर्चा में। लेकिन जिस तरह से अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मोर्चों पर चर्चा होती है, मैं चाहूंगी अमेरिका से जुड़े हमारे साथ में डॉक्टर भरत बरई, आप ही के साथ में चर्चा की शुरुआत करने जा रही हूं। जरा बताइए कि अब ये क्या नया समीकरण बनते नजर आता है, वर्ल्ड ऑर्डर का सीन चेंज होता नजर आता है क्या? भारत, चीन और रूस की एक तिकड़ी एक साथ, ये लास्ट 3 महीने में जो हुआ है जी, उसके बाद भारत और चीन अपनी जो थोड़ी दुश्मनी है कम कर रहे हैं। लेकिन मैं चीन का कभी विश्वास नहीं करूंगा, क्योंकि 75 साल में उन्होंने भारत को काफ़ी स्टैबिंग किया है। जब प्रधानमंत्री नेहरू थे तब भी हुआ था, उसके बाद भी हुआ है। तो ठीक है, अपने को दुश्मनी नहीं करनी है चीन के साथ, लेकिन उसका विश्वास करना वो भी ठीक नहीं है। रूस हमारा मित्र है 75 साल से और रहेगा, उसके साथ दोस्ती करनी है। रूस से हमको तेल मिलता है, यूरेनियम मिलता है, काफ़ी मेटल मिलती है, लेकिन रूस के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है। ये जो प्रमुख है अमेरिका के, वो इधर करते हैं उधर करते हैं, बोलते हैं उनको नोबेल प्राइज चाहिए, तो वो भी अपना कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका के साथ भी अपने को दुश्मनी नहीं करनी है। भारत के लिए जो बेस्ट है वही हमको करना है। हाँ, ट्रंप साहब अगर नाराज़ हुए तो ठीक है, उनको नाराज़ होने दो। अपनी प्रोडक्ट ऊपर 50% वो लगाएंगे ड्यूटी तो ठीक है, दूसरा मार्केट ढूंढो, क्योंकि ट्रंप साहब 50 साल नहीं रहने वाले हैं, वो तो 4 साल में चले जाएंगे। बिल्कुल। तो हमें किसी देश से दुश्मनी नहीं करनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, लेकिन जिस तरह से सर कह रहे हैं, जयंत कृष्ण जी आपसे सवाल, लेकिन एक तरफ ये बात कही जा रही है कि अगर ये तीनों देश एक साथ आते हैं तो काफ़ी कुछ इम्पैक्ट नज़र आएगा। खासतौर से अगर हम बात करें कि एशिया को दुनिया का एक नया पावर सेंटर के तौर पर देखा जा सकता है। अगर रूस, चाइना और भारत एक साथ आते हैं, जो अभी बहुत जल्दी ये बड़ी तस्वीर बनती नज़र आती है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं हाल ही में उससे इतर, तो ये आपको एक बड़ा इम्पैक्टफुल नजर आएगा क्या? देखिए, ये बात तो पक्की है कि रूस और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है। जब अमेरिका से कोई दोस्ती का नामो निशान नहीं था, तब से रूस और भारत एक दूसरे के साथ खड़े खड़े हुए हैं। और वर्तमान में भी अगर आप देखिए तो रूस की भला आर्थिक शक्ति में कुछ कमी जरूर हुई हो, लेकिन भारत पे को डिपेंडेंस है उनसे। करीब 40% जो टोटल क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया में, वो रूस से आता है, और रूस सबसे ज्यादा कम दरों में वो हमें क्रूड ऑयल दे रहा है। और डिफेंस टाइज भी बहुत पुराने हैं। हालांकि भारत इस समय कोई बहुत नया इक्विपमेंट तो बहुत ज्यादा रूस से नहीं खरीद रहा है, लेकिन क्योंकि लेगेसी इक्विपमेंट बहुत सारा रूस का है, तो उसका एनहांसमेंट, उसके मेंटेनेंस, उसका सपोर्ट काफी डिपेंडेंस है। तो ये दोस्ती तो समझ में आती है। चाइना से थोड़ा अभी जो उनके विदेश मंत्री भारत आए थे, उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बातचीत हुई, प्रधानमंत्री से बातचीत हुई, वो एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर रहे हैं, बॉर्डर ट्रेड शुरू कर रहे हैं, ये सब अच्छी चीज है। देखिए, मैं तो हमेशा से ये विश्वास करता था कि जो सबसे दो बड़ी शक्तियां हैं पूरी दुनिया में, अमेरिका और चाइना, सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक पावर्स हैं, एंटिटीज हैं, वो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करेगा, वो भारत को उससे ज्यादा साथ में रहना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत और चाइना में जितना अच्छा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा, उतने ज्यादा जियोपॉलिटिकल संबंध भी होंगे, और बॉर्डर डिस्प्यूट्स अपने आप ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व होंगी। तो मुझे लगता है भारत के इंटरेस्ट में है चाइना के साथ इंटीग्रेशन करना, इकोनॉमी को और ज्यादा टाइटर
इंटीग्रेशन करना, मुझे लगता है इससे भारत का बहुत साथ होगा। मैं ये अभी भी नहीं मानता कि भारत को अमेरिका से ये जो पॉस्चरिंग हुई है 25% 50% जी जी टैरिफ की जो बात 50%, है, हाँ जी। इस बात को लेके कोई दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो अभी भी पूरे विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है यूएस, और उसको आप टोटली वो नहीं कर सकते। ये जरूर है कि अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा कि जो 25 साल से इतना ज्यादा कोशिश करी गई अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने भारत की तरफ से, अटल बिहारी वाजपेयी ने, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, फिर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और यूएस में भी कई प्रेसिडेंट्स आए और गए, सबने इसको एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के फॉर्म में देखा है। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका को भी इसका एहसास हो कि ये इस तरह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ 50% लगाकर ये कोई उन्होंने अच्छी बात नहीं करी है। और जो टैरिफ किंग की बात करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की, भारत एक टैरिफ किंग है, ये भी इसमें बहुत बड़ी फैलेसी है। ये जरूर है कि हमारी एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि हमें अपने फार्मर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। बट अगर आप अदरवाइज देखिए तो करीब जो वेटेड एवरेज आता है, जितनी चीजें हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं और अमेरिका एक्सपोर्ट करता है भारत को, उसका जो वेटेड एवरेज टैक्स है वो सिर्फ 4.6% है। अच्छा। और 50% आधी प्रोडक्ट्स जो हम वहां से इंपोर्ट करते हैं उसमें ड्यूटी 5% या उससे कम है। तो ऐसा 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 है नहीं कि जो एक फॉल्स परसेप्शन यूएस ने क्रिएट किया हुआ है कि भारत एक टैरिफ किंग है, उसमें मुझे सच्चाई नहीं दिखती। और हमें नेगोशिएट करने की जरूरत है उनसे, और नेगोशिएशन के पेस को और बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि इसमें थोड़ा टेम्पररी सेटबैक है, क्योंकि अभी जो 24-25 अगस्त को उनकी एक टीम आने वाली थी, वो फिलहाल वो टल गया है वो डेट। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को लगे रहने की जरूरत है और नेगोशिएट करने की जरूरत है। और साथ में इंडिपेंडेंट ऑफ आवर टाइज विद यूएस, हमें लगता है कि भारत को चाइना से भी अपनी इकोनॉमी को और टाइटली इंटीग्रेट करने की जरूरत है। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से यूएस की तरफ से जब टैरिफ लगाने की बात कही, तो ये डोनाल्ड ट्रंप भी बखूबी जानते हैं कि उनका ये टैरिफ बॉम्ब दूसरे देशों पर नहीं बल्कि उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये जो टैरिफ है इसकी वजह से इंटरनली भी कई तरह की सिचुएशन, क्राइसिस जो है वो ट्रंप खुद ब खुद झेल रहे हैं। लेकिन जेके त्रिपाठी जी, जो बात अभी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि भले यूएस के साथ की जो टर्म्स हो वो अलग हैं, लेकिन जैसे कि भारत जी ने भी बात कही कि अगर हम चाइना के साथ में अपने नए रिलेशंस को आगे बढ़ाते हैं, क्या चाइना इतना ज़्यादा भरोसा करने वाला है? ठीक है, अभी तो जो सिचुएशन है उसके साथ में कहा जाए कि अभी हमारे लिए थोड़ी पॉजिटिव कंडीशन है, लेकिन चाइना पे क्या इतने आसानी से भरोसा किया जा सकता है? किन टर्म्स के साथ में बढ़ेंगे? सबसे पहले तो सभी साथी पैनलिस्टों को नमस्कार, और आपके दर्शकों को जी सर। और रही बात चाइना की, तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ जयंत कृष्णा जी से, क्योंकि देखिए चाइना पर भरोसा हमने जब जब किया है तब तक चाइना ने भरोसे को धोखा दिया, और इसलिए हम ये नहीं कर सकते। वही कहा जाता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो हम ये नहीं कर सकते कि चाइना पर आंख मिल के भरोसा करें। दूसरी चीज देखिए, ये जो अभी चीनी विदेश मंत्री आए, अभी हमारे सुरक्षा सलाहकार वहां गए थे, ये सब क्यों है? ये देखिए, ये इसलिए है कि ये एक रेगुलर प्रक्रिया है, रेगुलर प्रोसेस है, सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि एससीओ की मीटिंग हर साल होती है। एससीओ की मीटिंग इस साल चीन में हो रही है, तो प्रधानमंत्री जाएंगे। उसके पहले प्रिपरेटरी तौर पे विदेश मंत्री गए थे, विदेश सचिव गए थे, और सुरक्षा सलाहकार भी जो जाते हैं। ये 24वीं भारत और चीन की सुरक्षा मीटिंग, भारत और रूस और भारत और चीन की सुरक्षा सलाहकारों की मीटिंग, तो ये कोई नई बात नहीं। हाँ, नया क्या है कि परिस्थिति नहीं है, और इस परिस्थिति में ये मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। रही बात जो कि जो लोग बहुत कह रहे हैं कि भारत, चीन और रूस एक साथ है, आपको बता दूं 1998 में 1998 में RIC नामक एक संगठन बनाया था, रशिया, इंडिया, चाइना, जिसकी भी मीटिंग हर साल होती है। लेकिन अभी तक हमें से कई लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि RIC भी है, और 27 साल हो गए RIC को, वहां कोई प्रगति नहीं है। तो ये इस चीज को दिखाता है कि बायलैटरल या ट्राइलैटरल मीटिंग जो है, वहाँ जहाँ चीन इन्वॉल्व होता है, वहाँ
हमें प्रगति की संभावना नहीं दिखती। हाँ, कोई मल्टीलेटरल हो, ब्रिक्स हो, G20 लेकिन हो, सर आरआईसी के SCO, उस समय की सिचुएशन और मौजूदा सिचुएशन में आपको लग रहा है कि अभी कोई ग्रोथ होगी, या ये सिचुएशनल एक तरह से बॉन्डिंग और सिचुएशनल रिलेशन एक तरह से टिकड़ी बनती हुई नजर आ रही है? देखिए ये परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशनल। टेम्परेरी, रूस के ओके। साथ तो हम कह सकते हैं कि रूस के साथ हमारा काफी ज्यादा संबंध अच्छा है, पिछले समझ लीजिए 50 से ऊपर के साथ। और इसीलिए क्या हुआ कि देखिए रूस हमको नॉर्मल इंटरनेशनल प्राइस से 8% कम पे तेल दे रहा था, हम ले रहे थे। रूस ने वो कम करके 2% कर दिया है, कर दिया था 3%। इसलिए हमारी कंपनियों ने तेल लेना कम कर दिया था। अभी ताजी न्यूज आप ही दिखा रहे हैं कि 3%, 5% कर दिया है। हाँ, तो हाँ, मतलब ऑफर हमारी दिया है कंपनियां जी। फिर से वहां तेल लेने के लिए जा रही हैं। सिचुएशनल इसलिए भी मैं कहूंगा कि चीन, अगर आज चीन पर से टैरिफ का वार हटा दे अमेरिका, और अगर आज चीन से संबंध रिश्ते अच्छे हो जाए अमेरिका के, तो आप देखिएगा चीन फिर हमें नहीं पूछेगा। चीन हमें इसलिए पूछ रहा है कि आज रिश्ते ऐसे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इतने सारे संबंधों में खराबी के बावजूद ताइवान पे और साउथ चाइना सी में चीन के साथ संबंध खराब होने के बावजूद जी अमेरिका और चीन का व्यापार लगातार बढ़ता रहा है, और अभी इस साल 650 बिलियन डॉलर से ऊपर हो गया है, बिल्कुल। जिसमें अमेरिका का जी 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा का अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है। हमारा तो सिर्फ 40 बिलियन पे उस पर ट्रम्प इतना चिल्ला रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन के साथ, हाँ चीन के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए, मैं नहीं कहता हमें दुश्मनी करनी चाहिए। डिप्लोमेसी सर में मुझे हमेशा लगता है कि रणनीतिक तौर पर डिप्लोमेटिक वे में तो हमारे टर्म्स वैसे भी चीन के साथ में है, लेकिन खासतौर से डिफेंस सेक्टर जो कहा जाए कि चाहे बात वो रूस के साथ हो या यूएस के साथ हो, इंडिया के टर्म्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कैप्टन श्याम कुमार जी ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझा पाएंगे। सर अगर यूएस के साथ में देखा जाए तो अपाचे चिनूक हेलीकॉप्टर्स की बात हो या डिफेंस की टेक्नोलॉजीज की बात हो, IT टेक्नोलॉजीज की बात हो, वो एक्सचेंज इंडिया और यूएस के बीच में होता है, और रूस के भी साथ में एक बहुत बड़ा स्तर जो है वो डील का। आपको लग रहा है कि क्या उस पर भी कोई इंपैक्ट होगा क्या? धन्यवाद नैना जी, जय हिंद। समनो वरुणा, समुंदर से आता हूं जी, तो गहरी बातें करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सर। देखिए, डिफेंस की बात हम करेंगे। सबसे पहले आपने कहा इंडिया बोल रहा है, तो जो इंडिया बोल रहा है वो बोल रहा है, और हम अपनी बातें सब जगह मनवा लेते हैं, चाहे वो ऑयल का सेक्टर हो या डिफेंस की परचेज की बात हो। हम अपनी गति से एशिया के तीसरे इकोनॉमी हैं, तो हमारे पास चॉइस नहीं है कि हम रशिया के अलावा किसी और के पास देखें, क्योंकि हमें गति वहां से मिलती है। तो अब आप बात करते हैं ये टेम्पररी सिचुएशन जो बन रही है, जो हमारे पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, मैं क्लियरली मानता हूं कि ये भी समय गुजर जाएगा, और ये आया है। जब आप ट्रंप की बातों पर विश्वास करो तो वो कहते हैं कि हम डबल टैरिफ, डबल सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन हम चाइना पर भी लगाएंगे। चाइना भी बहुत ज्यादा खरीद रहा है, इंडिया भी बहुत ज्यादा खरीद रहा है, और इंडिया के जो धनी मानी व्यक्ति हैं वो प्रॉफिटिंग कर रहे हैं। लेकिन वो डबल बयान खुद ही कह देते हैं कि हम लगाएंगे, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम चाहें तो लगाएं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, तो खत्म हो गई बात। तो प्रॉब्लम क्या है हमको अमेरिका से? ये तो टेम्पररी 27 अगस्त का समय दे दिया, तो इसका इफेक्ट आप डिफेंस सेक्टर की बात आप पूछ रहे हैं, तो डिफेंस सेक्टर में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के साथ, रशिया के साथ हमारा जो संबंध है उसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। ये अलग बात है कि धीरे धीरे हम स्वतंत्र होते जा रहे हैं। नेवी की बात करें तो हमने लास्ट जो 2 शिप तुशील और तमाल जो हमने खरीदा, जो कलिनिंग्राड से आ गया अब हमारे पास, इसके बाद हम कोई भी शिप से रशिया से नहीं खरीद रहे। खाली रशिया से नहीं, किसी भी देश से नहीं खरीद रहे। हम अब स्वावलंबित भारत की तरफ बढ़ गए हैं। तो हमारे जो PSUs हैं, हमारे जो मैजगॉन डॉक, GRSC, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड बेहतरीन काम कर रहे हैं। हमने सबमरीन बना लिया, एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, लगातार शिफ्ट बनाए जा रहे हैं। अभी हमने तुरंत हिमगिरी और उदयगिरी को हमने शामिल किया, नीलगिरी को शामिल किया। हरिधमन हमारा बनने वाला स्ट्रेटेजिक सबमरीन आने वाला, उसकी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हेलीकॉप्टर्स खरीद रहे हैं, MH-60 रोमियो खरीद रहे हैं, नेवी के हेलीकॉप्टर्स खरीदा है हमने उनसे, उसकी ट्रेनिंग भी अभी चल रही है, आगे भी आना है। P-8I जो
मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो खरीद रहे हैं, इंजन हमें वहां से लेना है, हमारे जो शिप एयरक्राफ्ट जो डेवलप हो रहे हैं एचएएल में, वहां पर उनकी मदद की जरूरत है। जहां हमको उनसे मदद की जरूरत पड़ेगी वहां हम लेते रहेंगे, और उसमें कोई भी लगता है कि तरीका, मुझे नहीं लगता है कि कुछ खास उसमें प्रॉब्लम होने वाला है। ये तो देखिए, राजनयिक यहाँ बैठे हैं सारे और फॉरेन एक्सपर्ट्स बैठे हैं, और मैं भी अपने को डिप्लोमेट सोल्जर मानता हूँ, तो राजनीति में, राजनयिक ऐसे संबंधों में कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन दोस्त तो होता नहीं होता। लेकिन रशिया के केस में ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये इम्पोर्टेंट बात है। रशिया के केस में तो ये बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, रशिया हो, यूएस और खासतौर से चीन को लेकर यही बात मुझे लग रहा है, जिस तरह से हम चर्चा कर भी रहे थे भरत जी, कि भाई ठीक है ये सिचुएशनल भले अगर हमारे टर्म्स हो, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं सर। लेकिन जब ये एक नया मोर्चा बन रहा है, हालांकि मोर्चा पुराना है, बीच में ये कहा जाए कि चीन की चालाकियों की वजह से उसी एक अलग सिचुएशन ज़रूर बनती नजर आती है सर, क्या इससे वर्ल्ड ऑर्डर की सिचुएशन में भी कोई बदलाव नजर आएगा क्या? वर्ल्ड सिचुएशन में बदलाव तो ये होगा कि भारत अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करेंगे। ऐसे ही भी नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे कि हाँ, तुमने अमेरिका के प्रमुख के लिए ये पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर दिया। तब मालूम पड़ा कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए जो है वही करते हैं, अमेरिका के दबाव में नहीं आए थे। उन्होंने अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया और सीज फायर के लिए। तो अब ये साबित हो रहा है उन लोगों को भी कि जब ये मामला आया टैरिफ का और रशियन तेल का, तो नरेंद्र मोदी जी ने भारत के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वही किया, ट्रंप जो मांगते हैं वो नहीं किया। तो भारत उसका पल्ला धीरे धीरे ऊपर आ जा रहा है और नंबर 4th इकोनॉमी हो रही है, और अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने देश के लिए जो बेस्ट हैं वो कर रहे हैं। सर, आप चूंकि इस दौरान यूएस से हमारे साथ में जुड़े हैं, अमेरिका से, वहां पर किस तरह की चर्चा है अमेरिका की तरफ से टैरिफ और उसके बाद के जो ये कहा जाए अब जो एक्शंस नजर आते हैं रूस, और क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा ज़ेलेंस्की के साथ में ट्रंप की मुलाकात हुई, पुतिन के साथ में उनकी मुलाकात हुई, और उसके तुरंत बाद की एक अलग तस्वीर नजर आती है। आखिर क्या चर्चा हो रही है रूस, चाइना और इंडिया को लेकर? देखो, चाइना इतना बड़ा नहीं है भारत के साथ, क्योंकि अभी अभी रिलेशंस वार्म हो रहे हैं। लेकिन रूस के बात में मैं बताऊंगा कि बहुत नाराजगी है, क्योंकि रूस अपना दोस्त है, एक बात अलग है। लेकिन रूस ने यूक्रेन में जो किया है, पुतिन साहब केजीबी के हेड थे, उनको गोर्बाचोव ने जो सोवियत यूनियन को ख़त्म कर दिया और यूक्रेन, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान सब देशों को अलग कर दिया, जो वार्सो पैक्ट के थे, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, वो अलग हो गए। तो वो मालूम पुतिन साहब को ये पसंद नहीं है, क्योंकि यूक्रेन में अगर नाटो ट्रूप्स नहीं आवे और यूक्रेन नाटो में ज्वाइन नहीं हुए, वो उनकी बात बराबर थी। लेकिन अभी यूक्रेन में 3.5 साल से जो तबाही कर रहे हैं, उनके भी काफी 2,50,000 सोल्जर मर गए, यूक्रेन के भी मर गए, यूक्रेन के भी सिविलियन मर गए, यूक्रेन बहुत डैमेज हुआ, कोलैटरल डैमेज बहुत हुआ। तो इन माय ओपिनियन देयर इज नो जस्टिफिकेशन। रशिया अपना दोस्त है, लेकिन दोस्त को नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला था कि इट इज नॉट टाइम फॉर वॉर। तो रशिया को तबाही नहीं करना चाहिए। और ये लोग बोलते हैं कि भारत को थोड़ा और ज्यादा रशिया के लिए बोलना चाहिए कि भाई ये तबाही मत करो यूक्रेन की। तुम्हारी जो मांग है कि वो नाटो में नहीं आवे, वहाँ फॉरेन ट्रूप्स नहीं आवे, वो सही है, लेकिन वो निगोशिएशन से होना चाहिए, इतनी तबाही करने के लिए नहीं। तो इसीलिए थोड़ी नाराजगी है कि भारत को अपनी दोस्ती रूस के साथ रखनी चाहिए, लेकिन रूस को भी बताना चाहिए कि यूक्रेन की पिटाई मत करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हालांकि कहा जा रहा है कि जैसे ही यूएस में मुलाकात हुई ज़ेलेंस्की और पुतिन की, उसके बाद में भारत से जब संपर्क हुआ, तो जाहिर सी बात है वो ये सभी जानते हैं कि हमेशा से इंडिया जो है वो शांतिपूर्ण समाधान निकालने की बात ज़रूर कहता रहा है, और इस बारे में भी विचार करना चाहिए। लेकिन जेके त्रिपाठी सर, जैसा कि अभी भरत जी ने भी कहा कि नाटो के खिलाफ में शामिल होने की बात चूंकि कही गई, नहीं होने की बात कही गई यूक्रेन के लिए, नाटो अगर जिक्र निकला है, तो एक चर्चा ये भी हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बखूबी जानते होंगे
कि ठीक है, अभी जो सिचुएशन है उनकी तरफ से अगर एक तरह से मनमाने तरीके से हिटलर शाही रूप में अगर वो नजर आते हैं तो ये स्टेप उनके लिए भी घातक होगा। बल्कि कहा जा रहा है कि यूएस के खिलाफ या नेटो के खिलाफ एक ईस्टर्न ब्लॉक भी जो है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा। क्या ऐसा आपको नजर आता है? एक चर्चा ये भी है। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नेटो का एक्सपेंशन जो था वो न सिर्फ नेटो के लिए या अमेरिका के लिए घातक था, वो यूक्रेन के लिए भी घातक साबित हुआ। 1991 में ऑन रिकॉर्ड है जेम्स वैगनर, जो कि वो थे नेटो को सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा था रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बाद कि नेटो विल नॉट बी अलाउड टू मूव इवन एन इंच टुवर्ड्स ईस्ट इन फ्यूचर टुवर्ड्स रशिया। लेकिन 1 इंच की बात कौन कहे, उस वक्त रशिया कमजोर था। रशिया के खिलाफ 15 और देशों को खड़ा किया गया। जब यूक्रेन के नेटो के संभावित मेंबरशिप के वजह से के रूप में जब रूस के दरवाजे पे तोप रख दी गई नेटो की, तो रूस का रिएक्शन स्वाभाविक था। अब अगर बात ये हो रही जो कि अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि नहीं हमें पक्ष लेना चाहिए था, याद रहे कि जयशंकर ने एक चीज कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन था, जब पाकिस्तान ने भारत में आक्रमण किया था, तो यूरोप में या अमेरिका में किसी ने हमारा साथ, क्योंकि उनको लगता है कि यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, whereas any other country's problem is their problem. Yes. तो हम क्यों? तीसरी चीज ये है कि नेटो ने या अमेरिका ने इजराइल पे भी कुछ नहीं कहा। जब इजराइल अब बिना बात के इजराइल सैकड़ों लोगों की निर्मम हत्या कर जी। तो अब ये है कि अब नेटो से भी, आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने शुरुआत की थी अपने इस टेन्योर की, तो उन्होंने कहा था, साफ कर दिया था कि नेटो के सदस्यों को कि देखिए अब आप अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास इतना न वक्त है और न हमारे पास इतनी फंडिंग है कि हम अपने डोमेस्टिक समस्याओं को छोड़ करके आपकी ओर देखें। और उसी की वजह से जो ये रूटे साहब जो है नेटो के अभी के वो सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने बड़े तीखे शब्दों में नेटो को कहा था कि या तो आप लोग अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को 5% कीजिए या रूसी भाषा सीखने के लिए तैयार रहिए। जी। और सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं यही सवाल जो है मैं जयंत कृष्णा जी से भी करना चाहूंगी। सर, आपका व्यू क्या है? ये जो ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक क्या आपको मजबूत होता हुआ नजर आएगा आने वाली सिचुएशन को लेकर? लेकिन एक तरफ जो नेटो की बात है, यूक्रेन को लेकर बार बार तो कहा यही जाता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो पूरी स्थिति बनी उसको एक तरह से बैकअप सपोर्ट या फिर मिलिट्री या डिफेंस सपोर्ट देने वाला तो खुद यूएस था। अब सिचुएशन ऐसी होती चली गई कि इतना ज्यादा बढ़ता चला गया, भार खुद यूएस पर आ रहा है, तो वो एक अलग तरह से दबाव बनाया जा रहा है। जयंत जी। बिल्कुल। मुझे लगता है कि पूरे इंटरनेशनली जो है वो स्थिति हर वक्त इतनी ज़्यादा बदल रही है कि कोई भी एक प्रोफेसी करना फ्यूचर के बारे में किस तरह से समीकरणें उभरेंगी, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी ये पब्लिक स्पेस में पूरी तरह से नहीं आया है कि जो अलास्का में समिट हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, उसमें कॉन्टूर्स जो है सेटलमेंट के क्या निकल के आए हैं। क्योंकि ये नेटो का सदस्य नहीं बनने देंगे यूक्रेन को, ये बात तो सामने आई है। बट एक करीब 20% जो लैंड है जो रशिया ने एनेक्स करी थी यूक्रेन की, उस लैंड का क्या होगा? क्या कोई लैंड स्वैप डील होगी कि नहीं होगी, ये सब बातें पता नहीं चल रही हैं। और जो ट्राइलैटरल मीटिंग की बात है, कोई भी अब सीजफायर की अगर बात करिए या कोई भी उन दोनों में युद्ध विराम की अगर बात करिए रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो जब तक उसमें ज़ेलेंस्की खुद शामिल नहीं होंगे, यूक्रेन खुद नहीं शामिल होगा, तो एक अफेक्टेड नेशन और एक थर्ड पार्टी मीडिएट करने वाला वो कभी उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये किस तरह से ट्राइपाइट्राइट मीटिंग होगी, इसकी कॉन्टोर्स अभी खुलने बाकी हैं। और जैसे ये आगे आने वाले दिनों में मीटिंग्स होंगी
यूरोप के नेताओं और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में और जेलेंस्की के बीच में, तो उससे और चीजें खुल के आएंगी। अभी ये बहुत ही अनसर्टन वर्ल्ड ऑर्डर है, कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है नहीं उभर रहा है, ये कहना बड़ा मुझे लगता है कि एक कंजेक्चर होगा। बहुत ही अनस्टेबल चीजें हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो बार बार बात हो रही है कि ये तीनों मुल्क रशिया, चाइना और इंडिया क्लोज आ रहे हैं, तो देखिए सबका अपना इंटरेस्ट है, अपना अपना इंटरेस्ट है। जैसे ही इसमें किसी के भी टाइज यूएस से इंप्रूव होते हैं, खासतौर से ट्रेड टाइज की अगर बात करें जो इमीडिएट स्टिमुलेंट है, तो उसके बाद समीकरण फिर चेंज होंगे। तब वो ये कंट्रीज कितना पास आएंगे कितना नहीं पास आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। सर, लेकिन एक बात, जब ये टैरिफ वाला जब ये पूरा टेंशन चल रहा था, तो इस बीच ये बार बार चर्चा हो रही थी कि खासतौर से एफडीआई के माध्यम से इंडिया में जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, यूएस की कंपनीज का बहुत इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर से लघु उद्योगों को लेकर। अब उस टेंशन को लेकर बार बार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है उस पर प्रभाव पड़े, उस पर इम्पैक्ट हो। अगर रूस, चीन और इंडिया की अगर ये टिकड़ी है या फिर जो भी अगर समीकरण बनते हैं, तो आपको लग रहा है खासतौर से इस सेक्टर में भी कुछ भारत का कुछ फायदा होगा, वही कि अपने अपने सबके इंटरेस्ट है? देखिए अपने अपने इंटरेस्ट तो हैं ही। भारत का जहां तक फायदा का बात है, अगर आप यूएस से देखिए तो भारत का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, चाइना सबसे बड़ा है। और लेकिन अमंग मेजर कंट्रीज यूएस इज द ओनली कंट्री जहां पे ट्रेड सरप्लस है भारत के फेवर में। इसका मतलब है, जाहिर सी बात है कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है यूएस को बजाय कि वो जो इंपोर्ट करता है यूएस से। तो ये और यही सिर्फ बात नहीं है। चाइना से अगर आप देखिए भला ट्रेड ज्यादा हो, लेकिन ट्रेड जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंडिया के अगेंस्ट है। भारत चाइना को एक्सपोर्ट बहुत कम करता है, वहां से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करता है। और हम लोग ये भी ना भूलें कि चाइना से कोई खास ज्यादा एफडीआई नहीं आया है इंडिया में। जहां तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, सबसे ज्यादा नंबर 1 कंट्री है यूएस। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत से लार्ज स्केल में एमएसएमईज में बहुत पैसा यूएस का लगा है और कई सालों से यूएस नंबर 1 एफडीआई इन्वेस्टर रहा है भारत में। तो हमें इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं कर देना चाहिए। और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सबको साथ साथ लेके देखने की बात है। और मुझे भी लगता है इट्स ए पैसेज ऑफ टाइम कि ये जो 50% टैरिफ की बात है, ये दिस विल डिसअपियर, वाइज सेंस विल प्रिवेल। जहां तक है रशिया, रूस और यूक्रेन के बीच में जैसे ही कुछ युद्ध संधि होती है, मुझे लगता है उसके बाद ये 25% जो एडिशनल टैरिफ लगा है ये तो रीजन डिसअपियर हो जाएगा। क्योंकि जितने सैंक्शंस लगाने की बात है लगे हुए हैं यूएस पे ऑलरेडी, रूस पे ऑलरेडी यूएस द्वारा एंड यूरोपियन यूनियन वाला, वो कम होंगे। बल्कि यूएस तो यहां तक कि कुछ स्वीटनर्स और इकोनॉमिक इंसेंटिव देने की बात कर रहा है रशिया को, अगर ये वॉर खत्म होता है। तो ये सब वेट एंड वॉच वाली अप्रोच है। हमें अपने सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं और सब बायलैटरल लेवल पे, मल्टीलैटरल लेवल पे हमें भारत के इंटरेस्ट को देखते हुए नेगोशिएट करना है और कहां पे स्टेबलाइज करेगा। और मुझे लगता है इन तीनों मुल्कों का साथ आए ताकि तो यूएस को अगर मैं इसको ऐसे समझूं, मैं बाकी गेस्ट का मैं रुक करूं, लेकिन इसको अगर ऐसे समझा जाए तो सबके पर्सनल इंटरेस्ट तो जो भी है, लेकिन फायदा तो सबसे ज्यादा रूस को होता हुआ नजर आता है। अगर वो यूएस की सपोर्ट की तरफ रहे तो भी उसको बहुत ज्यादा वो विन विन कंडीशन में है, और इंडिया के साथ में अगर रहता है तब तो विन विन में है ही। भरत बरे जी, यही सवाल मैं आपसे भी कर रही हूँ कि आखिर इंडिया को इससे किस तरह से बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है इस तरह के ये सिचुएशनल रिलेशनशिप में? सर प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा सर। मैं आ रही हूँ श्याम सर, आ रही हूँ। जी, भारत को ऐसे तो कुछ इतना फायदा नहीं है, क्योंकि जो अगर 50% ड्यूटी लग गई तो अपनी जो एक्सपोर्ट हो रही है करीब $61 बिलियन की, उसमें असर होगी। हाँ, रूस से हमको तेल मिलता है, लेकिन तेल तो हमको कई देशों से मिल सकता है। ये जो बात है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है और इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और कोई दूसरे देश उसमें हस्तक्षेप न करे, तो ये जो भारत का मान है, प्रिंसिपल है, वो रह जाएगा। लेकिन इकोनॉमिक तो हमको नुकसान होगा, क्योंकि काफ़ी एक्सपोर्टर अगर 50% ड्यूटी चालू रही तो अपने एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। रशिया कितना लेगा अपने पास? नहीं।
रशिया कोई $61 बिलियन का तो नहीं ले सकता है अपने साथ। चीन के साथ तो अपनी ट्रेड डेफिसिट बड़ी है। यूरोपियन देश हाँ थोड़ा लेंगे तो भारत की इकोनॉमी को तो नुकसान होगा, सो फायदा होगा सिर्फ भारत के रेपुटेशन को। अच्छा, ये बड़ी बात कह रहे हैं। श्याम कुमार जी, आप भी कुछ कह रहे थे, इंडिया को किस तरह से इस पूरे सिचुएशनल रिलेशनशिप का फायदा होता हुआ नजर आता है। आ रही हूँ त्रिपाठी सर, आ रही हूँ जी। श्याम सर। और जी देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो हमें भारत और दूसरे देशों का रुख देखना चाहिए। जब अलास्का की मीटिंग के 3 दिन के बाद रशिया के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके सारी बात समझा देते हैं और वो वस्तु स्थिति से उनको लगातार आगाह करते हैं। आपने ईस्टर्न ब्लॉक की बात की तो वहां भी मैं कहूं कि उन्होंने सिर्फ भारत को ही फोन नहीं किया है, उन्होंने साउथ अफ्रीका को, ब्राजील को, उन्होंने ये जो उसके जो देश हैं ईरान और चाइना, नॉर्थ कोरिया उनके साथ है, साउथ अफ्रीका हो, ब्राजील हो, ये कजाकिस्तान है, ये जितने भी देश वहां के हैं उनको सबको उन्होंने फोन करके सारी जानकारी दी है। उनको वो साथ लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये लोग उनसे तेल खरीद रहे हैं और बाकी जगह भी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, रशिया के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को ये भी आश्वासन दिया है कि हम आपकी जो अगर कुछ यूएस करता है एमएसएमई में उनका एफडीआई भी कम होता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को वो नहीं खरीदता है तो हम खरीदेंगे। वो भी चौथा हमारा पार्टनर है पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो वो रशिया कह रहा है हम करेंगे आपके लिए ये काम। तो कहीं ना कहीं रास्ते तो खोजने पड़ते हैं और मिलते भी हैं। हमने पहले भी खोजा है और आगे भी खोजते रहेंगे। अगली बात मैं करूं तो क्या बदला है पुतिन जेलेंस्की के बीच में? अभी वो कह रहे हैं कि आप हमारा जो है जो डॉनबास का जो रीजन है वो हमें दे दो, उसमें पूरा का पूरा सीड कर दो, क्रीमिया सीड कर दो, और कह रहे हैं कि जपोर्जिया और खेरसन को वो हम रशियन नियंत्रण में रखेंगे, सिर्फ आज के दिन में हम फ्रीज कर देंगे उसको। और एक और बात है, ट्रंप की पत्नी ने उनको एक चिट्ठी भी दी थी कि आप जो सारे प्रिजनर्स वार नहीं दे रहे उनके और बच्चों को लेके आपने रशिया में किडनैप करके रशियन लैंग्वेज पढ़ा रहे हो। सबको मालूम है और मैं भी दोबारा बताना चाहूंगा कि रशिया ने स्कॉच अर्थ कर दिया इस 4 रीजन्स को और मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जितने भी ओपेरा हाउसेज हैं, जो भी हिस्टोरिकल चीजें उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जो जेलेंस्की की सभ्यता थी जो यूक्रेन की। सर ये तो एक बड़ा चर्चा का विषय है ही, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ सर, फिर मैं त्रिपाठी सर का भी रुख करूँ कि आखिर रूस, चाइना और इंडिया का साथ में आने पर इंडिया को इसमें किस तरह से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है? फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसा कि भरत जी कह रहे हैं कि भाई इंडिया को बस रेपुटेशन वाइज फायदा होगा, बाकी किसी लिहाज से फायदा नहीं होगा। मैं उनसे एग्री करता हूं बिल्कुल, क्योंकि ये टेम्पररी सिचुएशन है और जैसा मैंने कहा ये कोई परमानेंट कोई रिश्ता नहीं है हमारा चाइना के साथ। अभी हमारे जयशंकर जी कल जा रहे हैं चाइना, उसके पहले हमारे राजनाथ सिंह जी पहले जाके दस्तखत नहीं किया उन्होंने टेररिज्म के मेंशन पे, उन्होंने कहा सॉरी मैं साइन नहीं करूंगा, तो वो वापस आ गए और अब शंघाई में 31 अगस्त को मिलने वाले हैं, पुतिन भी मिलेंगे उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर से, तो वहां पे बातें होंगी। लेकिन ये तो प्रील्यूड्स है इसका और एक कॉमन इश्यूज है जो ऐसे जगहों पे होता है। तो मुझे ख्याल से ये इसको ज्यादा हमें ओहदे में नहीं देना चाहिए और पैरेलल रिलेशंस रख के ही भारत को अपने संबंधों को निखारना चाहिए, क्योंकि इंडिया पहले कह चुका है कि भाई खासतौर से चाइना की जो नीति रही है इंडिया के साथ में, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बॉर्डर टेंशन्स हैं, और पाकिस्तान के साथ में जो उसकी इंडिया को लेकर जो पूरी मानसिकता और हस्तक्षेप रहता है, वो हम सभी के सामने है। लेकिन त्रिपाठी सर फिर ऐसे में क्या लग रहा है इंडिया की, क्योंकि वही जो भरत सर भी कह रहे थे कि भाई नेगोशिएशन की बात हो, वही जैन सर ने भी कहा कि इंडिया को नेगोशिएशन पावर किस तरह से अब आपको नजर आता है? क्या अगर ये तीनों पावर्स इंडिया, रूस, चाइना एक साथ नजर आते हैं तो क्या ये टैरिफ के अगेंस्ट कोई नेगोशिएशन स्टेज में इंडिया नजर आ रहा है? क्या कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे ये सिचुएशनल रिलेशनशिप में? देखिए नैना जी, मैं ये कहूंगा कि ये सिचुएशनल भले है, लेकिन इसमें एक चीज आपको नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप ने टैरिफ की धमकी सिर्फ भारत को नहीं पूरे ब्रिक्स को दी। बिल्कुल। और ब्रिक्स प्लस में 11 देश और 11 देशों की जो नए देश शामिल हुए हैं उनको भी मिला करके सबकी इकोनॉमी आप देखिए तो $32.7 बिलियन होती है, ट्रिलियन डॉलर, और ये अमेरिका की इकोनॉमी से थोड़ी सी बड़ी है। इसमें अगर आप अमेरिका के तथाकथित 2 दोस्तों को, सऊदी अरब को और
यूएई को हटा भी दे तो भी ये करीब 31.2 ट्रिलियन डॉलर होती है, जो लगभग अमेरिका के इकोनॉमी के बराबर। तो अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका अपने अपने बराबर ताकत वाले पहलवान को चुनौती दे रहा है, और वो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए डी डॉलराइजेशन का सपोर्ट किसने किया? रूस ने किया है, चीन ने किया है, और ब्राजील ने किया है, और इंडोनेशिया ने भी किया है। अब अगर भारत इसमें आ जाता है, भारत अभी फेंस पे बैठा हुआ, भारत अगर इसमें आ जाता है तो इनका डॉलर का सिस्टम ध्वस्त होने को है। अब स्विफ्ट के तुलना में रूस ने 6 साल पहले अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर दिया था, जिसके लिए न्यूयॉर्क से होके जाने की जरूरत नहीं थी। चाइना ने 3 साल पहले कर लिया है, हमने यूपीआई किया है, और हम नेक्स्ट को डेवलप कर रहे हैं, नेक्स्ट नाम के प्रोग्राम, नेक्सस नाम के प्रोग्राम को। इसकी वजह से हमें भी उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये फायदे तो हो रहे हैं। अब रही बात ये कि आपकी प्रेस्टीज को फायदा होगा, प्रेस्टीज को होगा, घाटा कितना होगा इन रियल टर्म्स ट्रेड में, जैसे कि कहा गया, भरत जी ने कहा कि ट्रेड में घाटा होगा। मैं ये कहता हूँ कि ट्रेड में जितना भी घाटा होगा, क्या हम उसको सह सकने में सक्षम नहीं है? आपको याद होगा 2009-10 में लेमैन ब्रदर्स की वजह से, बैंक के उसकी वजह से व्यापक विश्व में आर्थिक मंदी आ गई थी। सिर्फ एक देश उससे अछूता रहा था, वो था भारत, क्योंकि जो मंदी आई थी, भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या ने, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स ने उसको कुशन कर दिया, बैलेंस कर दिया। जी हाँ, तो और यही स्थिति हो सकता है, कमोबेश आएगी, घाटा होगा, ये होगा। सर इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैन सर। फिर तो इसको ऐसे देखा जाए कि, क्योंकि एक चर्चा ये भी हुई कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन हुई, डॉलर पर इम्पैक्ट होता है, तो क्या एक नई ग्लोबल करेंसी की चर्चा है? क्या नई ग्लोबल करेंसी नजर आएगी क्या इसके बाद? सर प्लीज अनम्यूट कर ले माइक अपना। देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि ये ब्रिक्स कंट्रीज का वो बताते हैं कि एजेंडा ही है कि डी डॉलराइजेशन और एक ऑल्टरनेट करेंसी डेवलप की जाए यूएस के अगेंस्ट, यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो ये एक अपने आप में ये मुहिम चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत को डिप्लोमेटिकली इस तरह की किसी भी पहल का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये करता है भारत, तो अमेरिका से उसके रिश्ते और ज्यादा बिगड़ेंगे। तो भारत अभी भी ब्रिक्स में एक काफी न्यूट्रल उसका स्टैंड रहा है डी डॉलराइजेशन के लिए, और मुझे लगता है वही सही रास्ता है भारत के लिए। और भारत के लिए सबसे, देखिए आज के हालात में countries do not necessarily get what they deserve, they get what they negotiate। तो हमें नेगोशिएशन का रास्ता आगे चलना चाहिए, और अमेरिका को इसका एहसास कराना पड़ेगा कि वो आखिर अमेरिका भी भारत से एक्सेस चाहता है, भारत के जो सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट है, भला परचेजिंग पावर के टर्म्स में सबसे बड़ा ना हो, लेकिन तादाद नंबर के हिसाब से सबसे बड़ा मार्केट है। तो ये उसको ये इंटरेस्ट है। जो ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स जो डेवलप करना चाहता है, सारे जिसको कहते हैं नॉट लेइंग ऑल एग्स इन द चाइनीज बास्केट, उसके लिए भारत सबसे अग्रसर है उस चीज में, उसका स्थान लेने के लिए। जो इंडियन डायस्पोरा है यूएस में, वो इतना स्ट्रांग है, और जो इतना, हमें ये आज की बात नहीं है, ये कुछ महीनों की बात छोड़ दीजिए, बट जो इतना ज्यादा एक वो नेगेटिव इकोनॉमिक एग्रेशन जो चाइना ने दिखाया है सभी कंट्रीज को लेके, चाइना ने दिखाया है पास्ट में, राइट, उसको एड्रेस करने की सूरत भी की पोजीशन में भारत अग्रणी है, सबसे आगे है। तो मुझे लगता है इन सब मुद्दों के साथ में भारत को आगे बढ़ना चाहिए। भारत एक क्वाड ग्रुपिंग का सदस्य है, और बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रही है, और ये बड़ी जो ट्रांजैक्शनल तरह से ट्रंप साहब ने ये किया है, टैरिफ लगाने का और टैरिफ किंग बनाने का, और 25% के ऊपर 25% और लगा देने का, ये मुझे लगता है कि नेगोशिएटर से और ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। और क्या वजह है कि आप चाइना रशिया से कहीं ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है एज कंपेयर टू इंडिया, राइट, लेकिन चाइना पे ड्यूटी कम है, इंडिया पे 50% है, इसका क्या लॉजिक है? और वो यूएस से, और वो बात करते हैं, लेकिन खुद यूएस जो है यूरेनियम इंपोर्ट करता है रशिया से, पैलेडियम यूरेनियम उनके जो एटॉमिक रिएक्टर्स में लगता है, पैलेडियम करता है जो इकोनॉमिक जो ईवीज पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो इसका प्रयोग आता है, आयरन एंड स्टील करता है, फर्टिलाइजर करता है। तो
तो यूरोपियन यूनियन इतना इंपोर्ट करता है रशिया से, तो भारत को ही मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिकली नेगोशिएशंस के जरिए ही भारत को उनको इसका और मुझे लग रहा है एहसास सर करना इसको पड़ेगा। लेकर स्ट्रैटेजी भी जरूर बनाई जा रही है, और ये भी जिस तरह से रूस के प्रतिनिधि से मिलना, चीन के प्रतिनिधियों से मिलना, ब्रिक्स में भी क्या होगा ये देखने वाली बात है। पीएम मोदी जब मिलेंगे रूस और चाइना से, ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, और ये देखने वाली बात भी है कि आने वाले वक्त में आखिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, यूएस की जो डोमिनेंस वाली जो अभी एक नीति है, इस बीच ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी जानते होंगे कि चीन, रूस और इंडिया का अगर गठजोड़ होता है तो उसका आने वाले वक्त में इम्पैक्ट होगा। लेकिन सर लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, आज की इस चर्चा में बहुत कुछ फ्रूटफुल जानने को मिला है। आप सभी हमारे साथ में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इंडिया बोल रहा है में आज के लिए फिलहाल इतना ही।